गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हमारे पेपर प्रतिनिधि राजनीति विचारक मैं आज की कक्षा में हॉब्स के विचारधारा में व्यक्तिवाद अर्थात व्यक्तिवाद के संबंध में जो हॉब्स के जो विचार हैं उनको स्पष्ट करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हॉब्स के अपने संपूर्ण विचारों में व्यक्तिवाद के तत्वों को किस प्रकार से प्रमुखता प्रदान करते हुए अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रतिपादित करते हैं, इनको हम समझते हैं। देखो, हमारे राजनीति विज्ञान के चिंतक सेबाइन कहते हैं कि हॉब्स प्रथम व्यक्तिवादी विचारक है। अगर हॉब्स को प्रथम व्यक्तिवादी विचारक कहें तो भी किसी प्रकार से अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इनके विचारों में सबसे पहले व्यक्ति के तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से डनिंग भी कहते हैं कि हॉब्स के सिद्धांतों में राज्य की शक्ति उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। कहने के तात्पर्य राज्य की शक्ति है, उसका उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल जो है आधार वो व्यक्तिवादी है। वह सब व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता पर उतना ही बल देता है जितना कि मिल्टन या अन्य किसी क्रांतिकारी विचारक ने दिया है। ठीक है, जिस प्रकार से उसने यूँ समझ सकते हैं कि व्यक्तिवादी विचारों की तरफ अपने पूरे विचार है वो समाहित है। आमतौर पर व्यक्तिवाद की जो मूल धारणा में संघ, समुदाय, संस्था एवं राज्य जो व्यक्तियों द्वारा निर्मित हैं, व्यक्ति उनकी इकाई होता है। इस आधार पर व्यक्ति साध्य और राज्य साधन मात्र होता है। बात समझ गए? कहने का तात्पर्य कि विभिन्न प्रकार से व्यक्तिवाद की जो मूल धारणा होती है उसमें अपन संघ, समुदाय, संस्था, राज्य जो भी होता है उसमें व्यक्ति उसका एक इकाई होता है और व्यक्ति को साध्य माना जाता है और राज्य को साधन। अर्थात राज्य है वो व्यक्ति के लिए, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। इसका मतलब सर्वोच्च स्थान किसको है? व्यक्ति को। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो देखिए, अब हम ये सब समझने का प्रयास करते हैं कि हॉब्स की विचारधाराओं में व्यक्तिवाद के तत्व कहाँ में दिखाई देते हैं, कहाँ में स्पष्ट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हॉब्स के मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा है, मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा है उसमें क्या उन्होंने स्पष्ट किया है। तो देखिए, हॉब्स मनुष्य को असामाजिक प्राणी मानता है जो आत्मकेंद्रित है और वह मनोवेगों, अहम, लोभ से प्रेरित है। हॉब्स की विचारधारा में यह व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है। देखिए, व्यक्ति होता है, उसके अंदर अच्छे बुरे, सद्गुण, बुरे गुण सब प्रकार का समावेश होता है। और आप देखेंगे कि जो सामाजिक समझौता आपने पढ़ा है, संप्रभुता का जो विचार आपने पढ़ा है, अरे बात किसकी होती है? व्यक्ति की हो रही है ना। मूल तत्व में कौन है? व्यक्ति है। बुरा है कि अच्छा है, ये बात की बात है, लेकिन मूल तत्व कौन है? व्यक्ति है। ये कहता है कि मनुष्य का सामाजिक प्राणी है, उसके अंदर बहुत बुरे गुण हैं, वो क्रूर है, लोभी है, लालची है, स्वार्थी है, घमंडी है, खूब सारे उसके अंदर बुरे गुण हैं। आत्मकेंद्रित है, स्व केंद्रित है, अपने स्वार्थ पहले देखता है, हर चीज़ में अपने स्वार्थ को ढूंढने की कोशिश करता है और उसके हर चीज़, हर कार्य लोभ, लालच और अहम से प्रेरित होते हैं। फिर भी वो सब होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पर शासन करना और फिर ये सब अपने जो प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून की बातें करते हैं, ये सब ओवरऑल जो मुड़कर समाहित होती है वो व्यक्ति में होती है। तो बात तो हमें निकल कर किसके सामने आती है? व्यक्ति की। तो समझ सकते हैं कि मानव स्वभाव के संबंध में जो धारणा स्पष्ट की है उसमें भी व्यक्तिवाद के बारे में बात की है और व्यक्तियों के चरित्र की, व्यक्तियों की विशेषता की उसमें एक हमें झलक मिलती है। तो जो मनोविज्ञान के स्तर पर मनुष्य के जो मनोभाव को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उस स्तर पर उसमें व्यक्तिवाद के तत्वों को हमें परिलक्षित होते हैं, स्पष्ट होते हैं, दिखाई देते हैं। बात स्पष्ट हुई? तो ये पहली चीज़ उन्होंने मानव स्वभाव के संबंध में धारणा को स्पष्ट करते हुए व्यक्तिवाद पर एक मनोवैज्ञानिक तत्व के रूप में प्रभाव स्पष्ट किया। ये चीज़ होगी, यहाँ पर हमें व्यक्तिवाद के तत्व दिखाई देते हैं। दूसरी बात समझें कि हॉब्स है
वो राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। हॉब्स राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं, क्योंकि राज्य एक स्वाभाविक संस्था के रूप में नहीं मानते हैं, या राज्य का अस्तित्व हमेशा हमेशा ऐसा कुछ नहीं है कृत्रिम, क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है। देखो, हॉब्स राज्य को एक कृत्रिम संस्था स्वीकार करते हैं जिसका निर्माण सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ। बिल्कुल हुआ है, हॉब्स का यही मानना है। क्योंकि आप देखो, मैं पुनः आपको स्मरण करा रहा हूँ कि मानव स्वभाव इतना बुरा है कि वह एक प्रकार से असामाजिक प्राणी के रूप में उसको सिद्ध करते हैं। एक अराजकता वाली स्थिति में उसको चित्रण करते हैं कि दुष्ट, दुराचारी, क्रूर, लालची, स्वार्थी, घमंडी, क्रूर, हर प्रकार से दुर्गुणों से संपन्न है। लेकिन ये सब होते 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 मनुष्य को एक प्रकार से प्रकृति के अधिकार है, जो चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन जब यह आभास होता है कि इस प्रकार से तो हम सब स्वयं नष्ट हो जाएंगे, इससे क्या करें, तो बचने के लिए वो सब क्या कहते हैं कि हमारी संपत्ति, हमारे जीवन की सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए वो सब लोग मिलकर अपने प्राकृतिक अधिकार का किसी एक व्यक्ति में परित्याग करते हैं, एक व्यक्ति में सौंप देते हैं। और उसके जो भी एक व्यक्ति है, एक समूह है जो उसका संप्रभु है, संप्रभु के दिए हुए आदेश का पालन करते हैं और ये जो समझौता करते हैं, समझौते के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, राज्य का। तो राज्य पहले तो नहीं था, प्राकृतिक व्यवस्था में कोई राज्य नहीं होता है, लेकिन बाद में राज्य का निर्माण होता है। तो बाद में राज्य का निर्माण किसने किया, मनुष्य ने किया। तो मनुष्य ने मिलकर राज्य का निर्माण किया, तो राज्य कृत्रिम संस्था हुई नहीं हुई, बिल्कुल हुई, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है। तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य वो कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण एक सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है। हॉब्स का व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र था, बिल्कुल सबको स्पष्ट है। प्राकृतिक अवस्था में एकदम खुला जंगल में विचरण करता है, उसका अपना कोई परिवार नहीं, कुछ भी नहीं है, खुला अपने जीवन में जो भी मन में आया किया, अच्छा किया, यानी शेर का अधिकार। आपको याद हो तो मैंने स्पष्ट किया था, शेर का अधिकार, जिसको चाहे उसको मार दिया, जिसको चाहे उसको खा लिया, जिसको चाहे उसको हड़प लिया, उस प्रकार से वो विचरण करता है। और राज्य का निर्माण व्यक्ति ने कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था कि जब इस प्रकार से संपत्ति और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, और जब कुछ शक्तिशाली लोगों ने कमजोर लोगों पर इस प्रकार से अत्याचार किए, तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने मिलकर एक समझौता किया, और समझौते फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, राज्य का। तो ये अपनी सुरक्षा के लिए अर्थात राज्य का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार राज्य जो हॉब्स हैं वो राज्य को एक विशुद्ध उपयोगिता के स्तर पर ले जाते हैं कि व्यक्तियों ने अपने कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही राज्य का निर्माण किया है। तो राज्य को उन्होंने क्या बताया है कि एक प्रकार से कृत्रिम संस्था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि व्यक्तिवादी जो विचारधारा है वो भी स्पष्ट करती है कि जो साध्य है वो कौन है, व्यक्ति है, और राज्य क्या है, साधन है। अर्थात यहाँ पर भी क्या होता है कि व्यक्तियों ने अपनी सुरक्षा के लिए ही राज्य का निर्माण किया है। तो जो व्यक्तिवादी जो मूल अवधारणा है उसमें एक करीब करीब नज़दीक दिखाई हमें देती है। अगला है राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य। ये तो स्पष्ट है, राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है, यानी हम सभी किसके लिए बना रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। देखो, आपको साधन साध्य में स्पष्ट पहले ये समझ लो। साध्य यानी जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो आपका साध्य है। लेकिन इस साध्य तक पहुंचने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हो वो आपका साधन माना जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, आप अपने घर से निकले कॉलेज के लिए, तो आपका साध्य क्या है, कॉलेज पहुंचना। लेकिन घर से कॉलेज किसके माध्यम से पहुंच रहे हो, आप अपना गाड़ी लेके आ रहे हो, आप बस में आ रहे हो, या किसी अन्य और माध्यम से यहाँ पहुंच रहे हो, तो वो आपका साधन। उसी प्रकार से जो राज्य है वो साधन है और व्यक्ति है वो साध्य है। अर्थात राज्य से भी बढ़कर कौन महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। बात समझ गए। इसलिए आप देखेंगे कि राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानना और समझौते का परिणाम मानने का तार्किक निष्कर्ष यही है कि राज्य साधन है। कहने का तात्पर्य मैंने पिछली पॉइंट में ये आपको स्पष्ट किया है कि जो राज्य वो एक कृत्रिम संस्था है, लोगों ने मिलकर एक समझौते के फलस्वरूप राज्य का निर्माण किया है। लेकिन इस समझौते के परिणाम के आधार पर जो उसको निष्कर्ष है वो यही है कि राज्य साधन है और साध्य कौन है, व्यक्ति। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। राज्य का निर्माण व्यक्ति के लिए हुआ है ताकि व्यक्ति के जीवन संपत्ति की सुरक्षा हो सके और शांति स्थिरता के साथ अपना जीवन है वो चला सके। इसके लिए तो राज्य का निर्माण हुआ है। इसलिए महत्वपूर्ण कौन है, व्यक्ति है, और सेकेंडरी कौन है, राज्य। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि राज्य का अस्तित्व
व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए है, इसके अलावा और कुछ ही नहीं है। राज्य तब तक बना रहेगा जब तक व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो सके। बात स्पष्ट हुई? इसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट की है। अगली जो बात है कि व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का भी अधिकार है। वो जब चाहे तब राज्य का विरोध कर सकता है, पर किसके लिए? देखो, व्यक्ति को राज्य की केवल उन्हीं आज्ञाओं का पालन करने की आशा की जाती है जिनके पालन से व्यक्ति के आत्मरक्षा का अधिकार पर आघात न पहुंचती हो। राज्य मनमाना आदेश करने लग जाए, राज्य तानाशाही करने लग जाए, तो व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हकदार नहीं है। व्यक्ति विरोध करेगा, व्यक्ति विरोध करेगा, उसका सहमत नहीं हो सकता है। राज्य का तभी ही आज्ञा का पालन कर सकता है जब व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति की आत्मरक्षा सुरक्षित हो, तब तक वो आज्ञा का पालन करता रहेगा। लेकिन जब वो जीवन का अधिकार, मतलब जीवन को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहा हो, उसके जीवन के लिए खतरा हो, तो फिर क्यों राज्य का वो अधिकार तथा राज्य की आज्ञा का पालन करेगा? इसलिए यहाँ पर क्या है कि जब राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा में या सुरक्षा करने में असफल हो जाए, तो व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि फिर वो राज्य की आज्ञा का पालन करे, उस राज्य का विरोध कर सकता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि राज्य सर्वोच्च और अंतिम नहीं है। राज्य को जब चाहे तब, अगर वो उसकी मूलभूत उद्देश्यों से भटक जाता है, तो उसका विरोध करने का भी उसको अधिकार बनता है। अगला उन्होंने ये सिद्ध किया है कि राज्य के कार्यों का निषेधात्मक अवधारणा, अर्थात इसमें उन्होंने हॉब्स ने स्पष्ट किया है कि शासक को अनुचित हस्तक्षेप करने का शौक नहीं है। उसके अनुसार कानून मनुष्यों को समस्त स्वेच्छापूर्ण कार्यों से नहीं रोकते। उनका उद्देश्य तो व्यक्तियों की अनियंत्रित इच्छाओं, जल्दबाजी अथवा अविवेक के आधार पर किए जाने वाले कार्य को रोकना होता है। कानून बाढ़ के समान है, जो कि यात्रियों को रोकने के लिए नहीं, वरन उसे सन्मार्ग पर चलने के लिए खड़ी की जाती है। हॉब्स ये भी बताते हैं कि शासक को व्यक्तियों के निजी विश्वासों और विचारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब राज्य हर समय या शासक हर समय व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करें। उसकी एक सीमा है, उस सीमा का उल्लंघन वो कभी नहीं करें। समझ गए आप? मतलब व्यक्तियों की इच्छा है, व्यक्तियों का विश्वास है, हर एक में उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए सेबाइन कहते हैं हॉब्स के संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद की आवश्यक पूरक है। ठीक है, इसलिए हॉब्स को प्रथम व्यक्तिवादी मानते हैं सेबाइन, लेकिन कुछ विचारक ये भी मानते हैं कि हॉब्स न होकर लॉक प्रथम व्यक्तिवादी है। खैर, वो सबके अलग अलग विचार हैं, हमें ध्यान रखना है। देखिए, अगर हॉब्स और व्यक्तिवाद की तुलना करें तो व्यक्तिवाद की मुख्य विशेषता व्यक्ति सद्गुणी है, व्यक्ति साध्य है। ये हॉब्स के अंदर नहीं पाई जाती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्तिवाद की जो मूल वर्तमान में जो अवधारणा है वो ये मानती है, जबकि ये हमें हॉब्स के विचारों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये थे हॉब्स के व्यक्तिवाद के संबंध में महत्वपूर्ण विचार। आइए अब हम हॉब्स के अनुसार कौन सी शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ रहती है, सबसे अच्छी है, उसके बारे में तथा कानून के संबंध में क्या विचार हैं उनको समझते हैं। तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हॉब्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कौन सी है, तो आप बिल्कुल अच्छे ढंग से उसको जवाब दे सकते हैं, वो है राजतंत्र। हॉब्स राजतंत्र शासन व्यवस्था को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि इसमें संप्रभुता के लिए संघर्ष नहीं होता है। समस्त संप्रभुता राजा में ही निहित होती है। यानी ये संप्रभुता को विभाजित नहीं देखना चाहते, विभाजित नहीं करना चाहते। न तो अदेय है, न हस्तांतरित है, न विभाजनकारी है। सबको शक्ति किस में निहित है? सबको शक्ति उसको उन्होंने निहित की है एक व्यक्ति में, एक संप्रभु में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल इसका आंसर दे सकते हो कि हॉब्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है वो राजतंत्र होती है, क्योंकि इसमें संप्रभुता के लिए कोई संघर्ष नहीं होता है। सब कुछ शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राजा के पास होती है, और समस्त संप्रभुता राज्य में निहित होती है। अतः हॉब्स कहते हैं कि अन्य सभी सरकारों की रचना कृत्रिम रूप से विद्रोह द्वारा जर्जरित राजतंत्र के अवशेष राख से हुई है। तो ये उन्होंने राजतंत्र में अपना पूरा विश्वास जताते हैं और राजतंत्र की ही अपनी पूरी वकालत करते हैं। ये है इनके एक प्रकार से शासन व्यवस्था के संबंध में विचार। दूसरा हम समझते हैं कि कानून के संबंध में इनके क्या विचार हैं। तो देखिए,
हॉब्स के अनुसार संप्रभु के आदेश ही कानून है, यानी संप्रभु है उसको सर्वोच्च शक्ति से उन्होंने परिपूर्ण किया है। वो कानून से भी ऊपर है, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वो प्राकृतिक कानून ईश्वरीय कानून से भी परे है, वो भी उन पर लागू नहीं होते। वो अपने सब मामलों में सर्वोच्च है और अंतिम है, और उनके हर दिए गए आदेश कानून है, अर्थात संप्रभु के द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश है वो कानून है। प्रजा के लिए कानून वे नियम है जिसके अनुसार प्रजा को उचित अनुचित का मार्ग बताया गया है। ये कानून लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। प्राकृतिक और राजकीय कानून में यही भेद है कि प्राकृतिक कानून बुद्धि के ऐसे आदेश जिन्हें केवल अलंकारिक रूप में ही कानून कहा जा सकता है, क्योंकि इसका पालन करने के लिए दंड की शक्ति का अभाव होता है। इसके विपरीत राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं होती हैं। रीति रिवाज, नैतिक नियम आदि उस सीमा तक कानून माने जा सकते हैं जहाँ तक संप्रभु उन्हें स्वीकार करें। तो देखिए, हमने दो बात बताई है। एक प्राकृतिक कानून की बात बताई है, क्योंकि प्राकृतिक कानून हैं वो प्राय राजकीय कानून अर्थात राजा के द्वारा या संप्रभु के द्वारा जो बनाए हुए कानून हैं उनसे अलग होते हैं। प्राकृतिक कानून वो बुद्धि के ऐसे आदेश होते हैं जिन्हें केवल एक प्रकार से अलंकारिक रूप से कानून कहा जाता है, क्योंकि इनका पालन करने के लिए किसी प्रकार की दंड शक्ति नहीं होती है, अर्थात इन कानूनों को पालन करते समय किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, जबकि जो राजकीय कानून होते हैं वो संप्रभु की आज्ञाएं होती हैं। अगर हम उनका उल्लंघन करेंगे, हम उनको नहीं मानेंगे, तो हम दंड के भागी हो सकते हैं, हमारे विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकते हैं या हमें दंडित भी किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो राजकीय कानून होते हैं ये प्राय रीति रिवाज हैं, नैतिक नियम हैं या और भी किसी आधार से उनको स्रोत मानकर ये लागू किए जा सकते हैं तथा संप्रभु के द्वारा ये आदेश दिए जा सकते हैं। इसलिए एडवर्ड कॉक कहते हैं कि कानून विवेक की कृत्रिम पूर्णता होती है। हॉब्स भी यही कहते हैं कि कानून के औचित्य का निर्णय संप्रभु की इच्छा में निहित उसमें विवेक द्वारा किया जा सकता है। ये थे उनके कानून के संबंध में विचार। और एक छोटा सा है कि चर्च और राज्य के संबंध में हॉब्स क्या अपने विचार रखते हैं, अर्थात चर्च और राज्य जो हमने आपको काफ़ी पिछली कक्षाओं में स्पष्ट किया था, चर्च और राज्य अर्थात दो तलवारों के सिद्धांत के बारे में। तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि हॉब्स क्या कहते थे। हॉब्स अपनी पुस्तक लेवियथन में चर्च को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन करते हैं, जबकि हमने ऑगस्टाइन, पोप ग्रेगरी प्रथम, एक्विनास उनके संदर्भ में जब पढ़ा था तो उन्होंने चर्च को सबसे ज़्यादा सर्वोच्च शक्ति संपन्न बताया था और राज्य को उसके अधीन बताया था। लेकिन हॉब्स यहाँ कहते हैं, हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियथन में स्पष्ट लिखा है कि चर्च है वो पूर्ण रूप से किसके अधीन है, राज्य के अधीन है, और ये चर्च को स्वतंत्र नहीं मानते। हॉब्स कहते हैं कि चर्च ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का एक संघ है जो एक संप्रभु के अधीन संगठित है और संप्रभु की आज्ञा से ही अपना सम्मेलन कर सकता है। चर्च अपने मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं कर सकता है, जो भी करना है वो राज्य की आज्ञा का पालन या राज्य के आदेश से ही कर सकता है। हॉब्स कहते हैं कि व्यक्ति का धर्म पालन केवल इस बात में है कि वे राज्य की प्रभुता के सामने अपने आप को समर्पित कर दें, अपने आप को समर्पित कर दें। ईश्वरीय कानून वैसा ही है जैसा कि प्रभु सत्ताधारी उसकी व्याख्या करते हैं। इस प्रकार हॉब्स धर्म और ईसाई धर्म में संस्था में सच जो चर्च है उसको पूर्ण रूप में राज्य के अधीन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हॉब्स ने यहाँ पर चर्च से भी ज़्यादा महत्व किसको दिया है, राज्य को। ये थे हॉब्स के छोटे छोटे चर्च और राज्य के संबंध में अपने विचार।